नमस्कार साथियों, YouTube का अपना चैनल इजुबोध में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि विद्यालय शिक्षा समिति क्या है। जो पिछले बार वीडियो में हमने बोला था कि बताऊंगा इसके क्या कार्य है, तब मैं अगला वीडियो CRC और BRC के बारे में बताऊंगा, जो कि 1-2 दिन में डाल दूंगा। प्रत्येक शिक्षक साथियों को जानना चाहिए ये कि विद्यालय शिक्षा समिति क्या है। दोस्त, अगर आप नए शिक्षक बहाल होंगे तो पहले से इसके बारे में समझे रहेंगे तो कुछ आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे पिछले वीडियो जो कि योगदान पत्र कैसे लिखे, विद्यालय ज्वाइन करने से पहले विद्यालय HM को कौन कौन डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, नए शिक्षक का वेतन कितना बनेगा, शिक्षकों का कितना अवकाश मिलता है और किस बैंक से खाता खुलेगा, इस तरह का वीडियो पहले बनाया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के न्यूज़ रोज़ाना और वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यालय शिक्षा समिति, जो कि प्रत्येक विद्यालय में जो 1 से 8 तक विद्यालय रहता है उसमें रहता है। अधिनियम की धारा 21 और 22 के प्रयोजन विद्यालय शिक्षा समिति का गठन और कार्य। अब देखते हैं विद्यालय शिक्षा समिति के गठन। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के लिए एक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 50% माताएँ होंगी, यानी कि महिलाएं होंगी। समिति के सदस्यों की कुल संख्या 17 होगी, जिसमें निम्नवत सदस्य होंगे, यानी कि 17 सदस्य होंगे, जो कि देखिए कौन कौन सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत नगर निकाय से संबंधित वार्ड के सदस्य जिसमें विद्यालय अवस्थित है, यानी कि आपका विद्यालय जिस वार्ड में है उसके सदस्य पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी कि अगर वार्ड है पंचायत में तो वार्ड उनके अध्यक्ष होंगे, जो कि आप HM लोग इनके ही आवेदन देते हैं छुट्टी के लिए। और उस वीडियो में हमने बताया था कि जब 20 दिन का चिकित्सा अवकाश इन्हीं से लिया जाता है प्राथमिक विद्यालय में, जो कि 1 होंगे। विद्यालय का प्रधानाध्यापक और 1 सदस्य होंगे, वो भी 1 सदस्य होंगे। उसमें छात्र छात्राओं की माताएँ जो चयनित 9 चयनित सदस्य, जिसमें पिछड़ा वर्ग से 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से 2, सामान्य जाति से 2 तथा एक माता सदस्य निःशक्त बच्चे की माता होगी। जो निःशक्त बच्चा उसमें पढ़ता होगा उसका भी 1 माता सदस्य होगी। अगर जहाँ पर नहीं होगी, मान लीजिए पिछड़ा वर्ग नहीं है, अनुसूचित जाति नहीं है, तो वो रिक्त रह जाएगा। जीविका के ग्राम सदस्य संगठन एवं महिला संख्या के महिला समूह के अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे। अब देखते हैं छात्र प्रतिनिधि चयनित 2 सदस्य होंगे, जो छात्र होता है। 1 छात्र प्रतिनिधि बाल संसद के भी हम वीडियो एक बना देंगे कि प्राथमिक विद्यालय में होता है बाल संसद। और 1 छात्रा प्रतिनिधि मीना मंच का भी गठन होता है, जिसमें बाल संसद में मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री कोई बनता है, कोई जल मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, छात्र को ही बनाया जाता है। वैसे ही लड़कियों के लिए मीना मंच है, जो बाद के वीडियो में हम बता देंगे, किंतु उन्हें मत के देने का अधिकार नहीं होगा। विद्यालय के वरीयतम शिक्षक 1 सदस्य होंगे। दाता जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकतम भूमि दान किया हो अथवा विद्यालय निधि में 10 लाख रुपए अथवा 10 लाख रुपए से अधिक राशि दिया हो, तो उन्हें या उनके द्वारा नामित उनके परिवार के कोई सदस्य, जो कि 1 सदस्य होगा 17 में से। संबंधित संकुल समन्वयक को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। जब विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होगी तो CRC को भी, जो CRCC होते हैं, उनको भी उपस्थित होना है, ये कह रहा है। अब देखते हैं 3 नंबर, सदस्य के लिए पात्रता। विद्यालय के पूर्ववर्ती वर्गों में जिन बच्चों की उपस्थिति 50% से
कम होगी वैसे बच्चों की माताएं समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं किए जाएंगे, यानी कि उपस्थिति 50% से अधिक चाहिए। लेकिन वर्ग 1 के बच्चों की माताओं के मामले यह लागू नहीं है, यानी कि दो क्लास से बाद के लिए उन बच्चों की माँ की उन्हीं बच्चों की होंगी जिनकी उपस्थिति 50% से अधिक हो। अब देखते हैं 4 नंबर, समिति के सदस्य के चयन की प्रक्रिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित संकुल समन्वयकों की सहमति से नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता पिता अभिभावकों की एक आम सभा बुलाई जाएगी, जो बैठक बुलाया जाएगा विद्यालय स्तर पर। इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से सूचना दी जाएगी, जो कि सूचना पंजी विद्यालय में होता है। जब बैठक होता है तो उसमें लिखा जाता है आज बैठक किस बारे में हुआ, उसी से सूचना दी जाएंगी। बैठक में संकुल समन्वयक की देखरेख में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत के सदस्यों का चयन किया जाएगा। जिसमें बहुमत होगा वही सदस्य चुने जाएंगे जिसके लिए होगा, और उनके लिए CRCC भी आएंगे देखरेख में, उन्हीं का होगा। अब देखते हैं विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन। समिति के गठन के उपरांत संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाएगा, यानी कि BO निबंधन करेंगे। 6 नंबर, समिति के गठन से संबंध में अपील। समिति के गठन के विरुद्ध शिकायत के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के पास गठन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपील दायर किया जा सकेगा। अपील का निष्पादन इसके दायर होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, यानी कि कोई गड़बड़ी मिलती है तो अपील दायर भी हो सकता है। 7 नंबर, समिति के अध्यक्ष संबंधित वार्ड सदस्य समिति के पद अध्यक्ष होंगे, यानी कि जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उसमें मान लीजिए एक वार्ड में 2 विद्यालय स्थित है तो दोनों का पद अध्यक्ष वार्ड समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति के सचिव, समिति के सचिव का चयन चयनित सदस्यों के द्वारा अपने से बहुमत से किया जाएगा। जो चयनित सदस्य होंगे उनको बहुमत से सचिव बनाया जाएगा, जो कि विद्यालय के प्रधान का और सचिव का खाता संयुक्त रूप से खुलता है MDM में या विकास में। समिति का कार्यकाल, समिति का कार्यकाल निबंधन तिथि से 3 वर्ष तक होगी। 3 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, 3 वर्ष के बाद फिर समिति का गठन होता है। ऐसे ही समिति का पुनर्गठन उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व किया जाएगा। बैठक का कोरम। 10 नंबर, बैठक के कोरम के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। कोरम की अनुपस्थिति में बैठक स्थगित कर दी जाएगी, किंतु अगर उसी एजेंडा के लिए पुनः बैठक बुलाई जाती है तो कोरम आवश्यक नहीं है। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक, समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जाएगी। एक अध्यक्ष की अनुमति से सचिव के द्वारा बैठक बुलाई जाएगी। यदि अध्यक्ष के द्वारा लगातार 3 माह तक बैठक बुलाने की अनुमति न दी जाए तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को समिति के सचिव को बैठक बुलाने हेतु नोटिस जारी करने का अधिकार होगा। तदनुसार सचिव समिति की बैठक बुलाएगा। यदि बैठक में अध्यक्ष भाग नहीं लेते हैं तो समिति के उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चयन उस बैठक के लिए किया जा सकेगा। जो नए शिक्षक बनेंगे वो HM भी बन सकते हैं, क्योंकि उनको प्रभार भी मिल सकता है। उनके लिए खासकर यह बहुत अच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि किस में टीचर नहीं रहते हैं तो HM बन जाते हैं। जो 6 से 8 में रहेंगे वो भी HM जरूर जल्द ही बन जाएंगे। विद्यालय शिक्षा समिति सदस्य को हटाया जाना। यदि विद्यालय शिक्षा समिति का कोई सदस्य समिति के बैठक में बिना सूचना के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे तो समिति के अन्य सदस्यों द्वारा बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कर्मी की उपस्थिति में प्रस्तावित पारित होने पर उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। हटाए गए सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य का चयन के अनुसार शेष अवधि के लिए किया जाएगा, यानी कि हटाया भी जा सकता है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अगर मेरा आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा होगा तो। अब देखते हैं 13 नंबर, समिति के सदस्यों का त्यागपत्र। समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र सीमित समिति के अध्यक्ष को दे सकेंगे तथा इसकी एक प्रति संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी जाएंगी। त्यागपत्र का अधिक प्रमाण समिति के अध्यक्ष द्वारा पत्र प्राप्ति के 2 दिन के भीतर कर ली जाएंगी। दोस्तों, अभी हमको BRC, CRC और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बारे में एक वीडियो बनाना है,
वो उनका कार्य क्या है कहा। त्याग पत्र देने के 5 दिनों के भीतर त्याग पत्र वापस लिया जा सकेगा। इसकी औपचारिक घोषणा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव एवं अन्य सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी से करवा सकेंगे, यानी कि डीओ साहब जांच करवा सकते हैं बीओ से। यदि शिकायत सत्य पाई जाएगी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश से सदस्यों को समिति की बैठक के लिए निलंबित किया जा सकेगा, चेतावनी दी जा सकेगी या समिति से हटाया जा सकेगा। कदाचार तथा समिति के निधि के विपथन एवं दुर्विनियोग के मामले में सचिव को हटाने सहित विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी। हटाने के चलते उत्पन्न रिक्तियां विहित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। विद्यालय शिक्षा समिति का विघटन। अगर सरकार यह समाधान हो कि किसी विद्यालय की शिक्षा समिति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय के हित में कार्य नहीं कर रही है तथा विद्यालय का विकास इस समिति से संभव नहीं है, या समिति के बच्चों के शिक्षा अधिकार के दायित्व का अनुपालन करने में असफल रही है अथवा सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों को पूरा करने में असफल रह रही है, तो सरकार वर्तमान समिति को विघटित करते हुए नई समिति का गठन का विनिश्चय कर सकेंगी। दोस्तों, वैसे हमको समझाने में तो समय लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, जैसे पढ़ ही रहे हैं। आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत काम आ सकता है शिक्षा समिति के बारे में। सरकार ऐसा विनिश्चय जिला शिक्षा पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी और अन्य प्रतिवेदन के आधार पर कर सकेगी। अब देखते हैं विद्यालय शिक्षा समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य। विद्यालय शिक्षा समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य है। विद्यालय के संचालन का अनुसरण करना, यानी कि विद्यालय का देखरेख करना। विद्यालय स्रोतों से प्राप्त निधि का उचित उपयोग करना। विद्यालय के पोषक क्षेत्र के भीतर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को 100% नामांकन सुनिश्चित करना तथा बच्चों के शिक्षा के अधिकार की पूर्ति में सहयोग करना, यानी कि आपका जो विद्यालय का पोषक क्षेत्र होगा उसमें एक भी बच्चा अनामांकित नहीं होना चाहिए, उनका देखरेख करना भी होता है। सरकार के नियमों के अनुसार विद्यालय के भवन निर्माण एवं भवन में रख रखाव जन अंशदान प्राप्त करना, ये भी है। नियम अनुसार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना और उसका पर्यवेक्षण करना, ये भी है। यह ध्यान रखना है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए। शिक्षकों के लगातार अथवा अद्यतन अनुपस्थिति, उनके द्वारा बच्चों की प्रताड़ना, अपमान अथवा भेदभाव करने के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के आधार के बाद समक्ष प्राधिकार को प्रतिवेदन देना, ये भी अधिकार है। प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 2 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में तैयार की जाएंगी, जिनमें विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य योजना तथा विद्यालय को शुरू करते फिर से दोस्त। प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 2 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में तैयार की जाएंगी, जिसमें विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य योजना तथा विद्यालय को प्राप्त होने वाले विभिन्न अनुदानों के व्यय के भी प्रस्ताव का विवरण होगा। समिति द्वारा तैयार की गई विद्यालय विकास योजना को माता पिता एवं अभिभावकों की सामान्य निकाय की अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अनुमोदन विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। अब तो देखते हैं समय समय पर आवश्यकता अनुसार समिति को अन्य कार्य भी सौंपे जा सकेंगे, ये देख लिए हम लोग। अब देखते हैं विद्यालय शिक्षा विकास निधि। प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा विकास निधि के नाम से एक निधि का सृजन किया जाएगा।
विद्यालय विकास हेतु प्राप्त सभी राशि इस निधि के खाते में जमा की जाएंगी। खाते की संचालन समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। अधिकतर सचिव के ही हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से होता है खाते का संचालन। समिति को अधिकार होगा कि वह जन भागीदारी से विद्यालय के विकास हेतु नगद राशि एवं सामग्री प्राप्त कर सके। जन अंशदान के माध्यम से प्राप्त राशि भी विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में जमा की जाएंगी, किंतु इसके व्यय के लिए एक अलग पंजी संधारित की जाएंगी। विद्यालय में बहुत तरह की पंजी होती है, उसके बारे में एक वीडियो हम बना देंगे, कौन कौन पंजी होती है। विद्यालय शिक्षा विकास निधि के अंक के क्षण कराने की व्यवस्था सरकार करेगी। जन अंशदान से प्राप्त राशि निम्नलिखित रूप से व्यय की जा सकेगी। कोष में दान स्वरूप प्राप्त राशि में 1,00,000 रुपये से अधिक व्यय विद्यालय शिक्षा समिति की अनुशंसा और विद्यालय शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन पर संबंधित समिति के द्वारा किया जा सकेगा। 1,00,000 रुपये तक का व्यय समिति के द्वारा की जा सकेंगी। 1,00,000 रुपये या इससे अधिक किसी एक दानदाता से दान स्वरूप प्राप्त राशि का व्यय दाता का अनुशंसा के अनुरूप विद्यालय हित में किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप अगर दाता विद्यालय में चापाकल के स्थापना अथवा छात्रों के लिए शौचालय के निर्माण के लिए अनुशंसा करते हैं तो तदनुसार राशि खर्च की जाएगी। और दाता अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो दान स्वरूप प्राप्त राशि मूलतः विद्यालय की आधारभूत संरचना तथा उपकरण, ब्लैक बोर्ड, चापाकल स्थापना, शौचालय के निर्माण, मरम्मति आदि पर व्यय की जा सकेगी। अगर किसी व्यक्ति द्वारा 1 करोड़ या 1 करोड़ से रुपये से अधिक का नगद राशि विद्यालय निधि में दान की जाती है तो विद्यालय के मुख्य द्वार पर उस व्यक्ति अथवा उसकी इच्छा के व्यक्ति का नाम लिखा जा सकेगा, यानी कि नाम भी लिखा जा सकता है। पंचायती राज संस्था नगर निकायों के साथ समन्वय। विद्यालय शिक्षा समिति पंचायती राज संस्था नगर निकायों की उप समिति के अनुरूप कार्य करेंगी, जैसा कि संबंधित अधिनियम नियमावली में विदित हो। दोस्तों, यानी कि विद्यालय में बहुत सारे पंजी भी होती है, उनको भी बारे में हम बता देंगे। और जो खाता विद्यालय और हेडमास्टर को संयुक्त रूप से खुलता है एक ही बैंक में सचिव के साथ, जब पैसा निकालना रहता है तो दोनों लोग का चेक पर हस्ताक्षर रहेगा या और दोनों लोग का खुलेगा तभी पैसा निकाल सकता है। विद्यालय में 2 तरह की अभी खाता होता था, एमडीएम का और विद्यालय विकास का, जिसमें बच्चों के छात्रवृत्ति पोशाक आता था, अब तो ऑनलाइन हो गया है सब मेधा शब्द में। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में आपको कुछ नई सीख जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसा जानकारी आप लोग के मैं देता रहूं। इसमें कोई जानकारी छूट भी गई होंगी तो आप अनुभवी व्यक्ति से समझ सकते हैं या किसी जानकार व्यक्ति से पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो मैं सीआरसी और उसके बाद बीआरसी के बारे में बताऊंगा, जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हरदम सीआरसी पर मीटिंग होता रहता है, बीआरसी पे मीटिंग होता रहता है। बीआरसी में कौन बैठते हैं, क्या होता है, उनके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थोड़ा वीडियो लंबा चला गया है उसके लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक दोस्तों।